नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति आज 74वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगे संबोधित। शाम 7 बजे आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी में किया जाएगा संबोधन का प्रसारण। राजधानी लखनऊ के वसीर हसन मार्ग पर कल शाम 5 मंजिला अपार्टमेंट ढह गया, जिससे फ्लैटों में मौजूद लोग मलबे में दब गए। हादसे में देर रात तक 14 लोगों को निकाला गया बाहर। राहत और बचाव कार्य जारी। मिस्र के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की शिखर वार्ता। आज राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा औपचारिक स्वागत। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। देश भर में आज मनाया जा रहा है 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ने और प्रोत्साहित करने के लिए साल 2011 से हुई थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत। और आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। भारत के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है ये खास दिन। और 29 जनवरी तक जारी रह सकता है बारिश और ओलावृष्टि का दौर। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में बारिश की रफ्तार और इसका दायरा भी बढ़ सकता है। और अब खबरें विस्तार से। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नाम अपना संदेश देंगे। इस संबोधन का प्रसारण शाम 7 बजे आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी में किया जाएगा। इसके तुरंत बाद संबोधन के अंग्रेजी पार्ट्स का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी इस संबोधन के पाठ को रात 9:30 बजे अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रसारित करेगा। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी अपने भारत के राजकीय यात्रा पर भारत में हैं। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के लिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये पहली बार है कि मिस्र के किसी भी राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है। आज उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों के आपसी हित, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक होगी। अल सीसी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत दौरे पर है। राष्ट्रपति अल सीसी की ये दूसरी भारत यात्रा है। उनके आगमन पर कल एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति की भारत यात्रा सभी भारतीयों के लिए बेहद खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति सीसी के साथ होने वाली आपसी चर्चा को लेकर उत्सुक हैं। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। 4-5 सालों में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा। तमाम सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे उन 8 जिलों में शामिल किया गया जो आकांक्षी जिले थे। शिक्षित फतेहपुर होगा तो विकसित तो अपने आप हो जाएगा। आकांक्षी जनपद में अगर सरकार ने इसको ध्यान दिया है तो मुझे लग रहा है कुछ फतेहपुर के लिए बेहतर हो सकता है। खबरों की दौड़ में छूट जाती है कई खबरें, जो होती है बड़ी खबर। अब होगा हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोष चौधरी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के वजीर हसनगंज मार्ग पर एक 5 मंजिला इमारत कल शाम भरभरा कर गिर गई। इमारत के मलबे से अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पिछले 12 घंटे से राहत और बचाव कार्य भी जारी है। अभी कुछ लोग और फंसे हुए हैं, उन्हें भी सुरक्षित निकालने का काम जारी है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बचाव कार्य में तेजी और घायलों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। तो वहीं हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों का समुचित उपचार किया जाए, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ने कल जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर जाकर राहत कार्य कराने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ अस्पतालों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए। अभी हमारी सामने चुनौती सबको सुरक्षित निकालने की, बचाने की है। सारी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और हॉस्पिटल्स को हमने पूरे लखनऊ के सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा है। ब्लड को इंतजाम करने के लिए कहा गया है सभी ग्रुप के, और सभी चिकित्सकों की जो नाइट ड्यूटी के लिए कहा दिया कि सभी लोग अलर्ट मोड में रहेंगे। ट्रामा के KGMU के साथ साथ सिविल, बलरामपुर, लोकबंधु और PGI को भी हमें अलर्ट मोड पर रखा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, सिविल अस्पताल भेजा जा चुका है और बाकी जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं या इस भवन में रहने वाले लोगों के द्वारा जो क्लू दिया गया है उसके आधार पर NDRF और SDRF अपना काम अभी कर रहे हैं। तो वहीं ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ने और प्रोत्साहित करने के लिए 25 जनवरी साल 2011 को राष्ट्रपति मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध आयोजन होंगे। राजधानी लखनऊ में मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज होगा। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम पर 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र और राज्य स्तरीय पुरस्कारों का वितरण भी होगा। साथ ही मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किए गए थीम सॉन्ग का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। तो वहीं भारत के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवंगत के अंतर्गत राजधानी लखनऊ के अवश्य शिल्प मार्ग में हो रहे 3 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन विविध आयोजन होंगे। नए पर्यटन नीति एवं बुंदेलखंड के किलों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन एवं एग्रो व रूरल और इको टूरिज्म पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सम्मान समारोह भी होगा। वहीं जानकारी दे दें कि उल्लास और उमंग का पर्व वसंत पंचमी कल 26 जनवरी को है। वसंत पंचमी ऋतु के परिवर्तन का प्रतीक है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि वसंत पंचमी पर गणेश जी की और मां सरस्वती दोनों को ही पूजा होती है। इसके साथ ही कलम और दवात की पूजा भी होती है। वसंत पंचमी पर ही महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन मनाने की भी परंपरा रही है। वसंत पंचमी पर कल विविध आयोजन होंगे। तो वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष वसंत पंचमी को मनाया जाता है। महिला महाविद्यालय जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक अंग है, जहां छात्राएं पढ़ती हैं। इस बार स्थापना दिवस के आयोजन में महिला महाविद्यालय की छात्राओं, शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने मिलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत गाया, जो अपने आप में बड़ा ही आनंददायक क्षण रहा।
सभी छात्राएं, कॉलेज का टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ हर प्रकार के भेदभाव को भूलते हुए एक साथ अपने कुल के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए 108वें स्थापना दिवस पर एक साथ खड़ा हो और कुल गीत गाकर अपना ये संदेश पूरे विश्वविद्यालय, देश और दुनिया को पहुंचाए। आयोजन हुआ कुल गीत वाला, इसको सुनकर रोम रोम पुलकित हो गया, क्योंकि ये बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको कुल गीत गाना आए, और जिस प्रकार राष्ट्रगीत सबको आता है उसी तरह से कुल गीत भी सबको आना चाहिए और हर बच्चे को जहाँ कहीं भी कुल गीत हो वहाँ गाना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार आज हमारी महिला महाविद्यालय में मालवीय जी को याद करके पहली बार सभी ने मिलकर कुल गीत गाया। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खास अनुभव था कि हमें इसका हिस्सा बनने का मौका मिला और हमें वाकई में अपने विश्वविद्यालय पर, मालवीय जी पर, और हम इस विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं, हमें इस बात पर आज काफी गर्व महसूस हो रहा है। बाकी और समाचारों का रुख करेंगे, पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। G20 की अध्यक्षता से दुनिया को सशक्त और आत्मनिर्भर से ओतप्रोत नया भारत दिखेगा। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना से भरा नया भारत दुनिया को नई राह दिखा रहा है, जो सशक्त, सक्षम, समर्थ और आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत है। ये बात आज राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार एवं अर्थशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित G20 कॉन्क्लेव में अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कही। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए, भारत के प्रति दुनिया के विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम इन आशाओं, अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। वित्तीय समावेशन सभी के लिए, मकान, डिजिटल पेमेंट, आयुष्मान योजना, रिन्यूएबल एनर्जी, योग, आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रदेश एवं देश ने अत्यधिक प्रगति की है। महिला सशक्तिकरण से बढ़कर महिला आधारित विकास की बात हो रही है। इन सभी सकारात्मक परिवर्तनों से हमें G20 देशों को अवगत कराना है और उनकी अच्छाइयों से सीख लेनी है। विकसित देश होने के लिए ये देश के लिए बहुत बड़ा अवसर है। यहाँ पे 9 अन्य देश भी, जैसे नीदरलैंड्स है, मॉरिशस है, सिंगापुर है, नाइजीरिया है, ऐसे कुछ 9 अन्य देश भी, और दुनिया के जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं या यूनाइटेड नेशंस, वो भी इसमें भाग लेंगे। तो हमारे लिए मौका होगा इन लोगों से सीखने के लिए। विकसित है और हम क्या करें जिससे हम विकास के उस धारा पे जा करके 2047 के पहले ही विकसित बन सके। औद्योगिक नगरी कानपुर नगर स्थित क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय RDSTE उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप अप्रेंटिस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर मंडल के विभिन्न केंद्रीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जन शिक्षण संस्थान, MSME, PMKVI के प्रशिक्षण सहयोगियों के सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। क्षेत्रीय निदेशक RDSTE उत्तर प्रदेश JD मसीलामनी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 10 कार्यशाला का आयोजन किया जाना है, जिसमें से पहली कार्यशाला कानपुर में आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश स्टेट में 10 वर्कशॉप्स आयोजित करने के लिए प्लान किया है। उसमें हम पहला कानपुर में ये वर्कशॉप स्टार्ट किया है।
सिस्टमेटिकली इंक्रीज करने, अप्रेंटिसेस को इंक्रीज करने के लिए एंड एस्टैब्लिशमेंट स्टूडेंट्स को अप्रेंटिसशिप एम्बिट में लाने के लिए ये वर्कशॉप हम कंडक्ट कर रहा है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में निजी सामाजिक संस्थाओं द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम में बालिकाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान किया जाए, इन्हीं मुद्दों पर सरकारी और गैर सरकारी द्वारा चर्चा की गई। मैं लगातार 5 कम्युनिटीज़, जो हमारे अयोध्या ज़िले के 5 कम्युनिटीज़ हैं, मैं उनमें काम करती हूँ, जहाँ पर उन सारी कम्युनिटीज़ में हमने एजुकेशन सेंटर चलाया है, जिसको प्रति सेंटर 2-2 किशोरियाँ वो सेंटर चलाती हैं, जहाँ पर 30 से 35 बालिकाएं पढ़ने आती हैं, जो एडोलसेंस है 6 to 10th क्लास को लेकर। और वहाँ पे हम लड़कियों का ग्रुप बनाकर उनसे उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ हाइजीन पे और ऐसे कई सारे मुद्दे जो उनको इनकी शिक्षा में रुकावट का जो बाधाएं बनती हैं, उन सारी मुद्दों पर हम उनके साथ बात करते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर हिंदी भवन के प्रांगण में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री ने शुभारंभ किया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जहां केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर वहां उपस्थित सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बालिका दिवस के मौके पर समस्त बालिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए गाजियाबाद जिले का नाम रोशन करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया। फायर डिपार्टमेंट को और प्रभावी बनाने के लिए फायर डिपार्टमेंट से पूछा गया था कि उनको कुछ और चाहिए थे, तो उनका हमको पानी की जब जरूरत होती तो पानी थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा बाउजर अगर हमको मिल जाए तो हमको फायर फाइटिंग में आसानी होगी। तो अब अभी उनको एक गाड़ी के साथ मिला हुआ एक बड़ा बाउजर जो है वो मिला है, ताकि उनको जब भी वो कहीं जाए तो अग्निशमन में उनको दिक्कत ना आए। बस्ती में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें बस्ती में इन्वेस्ट करने वाले सभी कंपनियों के एमडी मौजूद रहे। बस्ती मंडल के तीनों जनपदों बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में अब तक 4400 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। अभी तक 1850 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। बस्ती जिले के 6000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र ने बताया कि मंडल में इन्वेस्ट मीट से 5000 करोड़ के एमओयू साइन होने की उम्मीद है, जहां डिस्टिलरी, फर्नीचर, डेयरी फैक्ट्री लगाने के लिए लोगों ने एमओयू साइन किए हैं। इन्वेस्ट में जहां बस्ती मंडल में विकास की रफ्तार बढ़ेगी, वहीं हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम अभी तक आए हैं। इस मंडल को 1350 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था तीनों जनपदों को, और ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों के पास 4300 करोड़ के अब तक एमओयू पूर्ण हो चुके हैं। अगर हम जनपद बस्ती की बात करें, जहां के आयोजन में हम लोग खड़े हुए हैं इस समय, तो यहाँ पर भी 1800 करोड़ से ज्यादा के एमओयू आ चुके हैं। तमाम लोगों ने भी मंच पर साझा किया है, और देश की और प्रदेश की प्रगति के लिए उद्योगों का होना। बुलंदशहर जनपद के निवासी योगेंद्र यादव का स्वागत किया गया। केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से परमवीर चक्र विजेताओं को विभिन्न प्रकार के सम्मानों से नवाजा जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा योगेंद्र यादव को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक सम्मान से नवाजते हुए अंडमान निकोबार के 21 उप महाद्वीप में से एक द्वीप का नाम रिटायर्ड सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव के नाम पर कर दिया है। योगेंद्र यादव के नाम पर उप महाद्वीप का नाम करने के बाद सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव के पैतृक गांव में ग्रामीणों ने कहा कि ये उनके गांव, उनके परिवार, जनपद बुलंदशहर समेत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो उन्होंने योगेंद्र भैया के नाम पे जो महाद्वीप का वो नाम रखा, उसके लिए पूरे गांव की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद है। और योगेंद्र भैया ने कारगिल वार,
उसके बाद में जो गांव का क्षेत्र का नाम रोशन किया, और उसके बाद में देश के अलग अलग कोनों में जाकर जो युवाओं को एक मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो खिलाड़ी हो कोई भी हो, किसी को जरा सी भी परेशानी आती है तो वो अपने परेशानी से एकदम ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन योगेंद्र भैया ने जिस तरह इतनी गोली खा के जंग लड़ी और एक सबको एक मोटिवेट किया, अब हर खिलाड़ी गांव का युवा उनसे एक जोश में बहुत मतलब अपने आप को खुशी महसूस करता। और जहां हमने पहले अब्दुल हमीद जी को पढ़ा था कि भैया परमवीर चक्र ऐसे थे, वो ऐसे थे, हमारा सौभाग्य है कि हम अपने भाई के रूप में परमवीर चक्र हमारे भाई के रूप में हमें। लखनऊ की हजरतगंज में कल जिस तरह से बिल्डिंग ढह जाने से बड़ा हादसा हुआ, इसी को लेकर और जानकारी लेने के लिए अपने सहयोगी विकास सिंह का रुख करेंगे। विकास, आप वहां पर मौजूद हैं, अभी वहां पर स्थिति कैसी है, लोगों का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर अपडेट दीजिए विकास। जी बिल्कुल, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस पूरी घटना के बाद अब तक 14 लोगों को निकाला जा चुका है, सुरक्षित निकाला जा चुका है और उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल सिविल अस्पताल भेजा जा चुका है यहाँ पर। और अब इस समय सबसे बड़ा जो टारगेट है कि 3 लोग अंदर फंसे होने की बात कही जा रही है, उन 3 लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम पीछे आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वो सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। कल देर शाम यहाँ पर वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट है, ये ढह गया। ये 5 मंजिला इमारत थी, वो शाम को ये ढह जाती है। उसके बाद से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है, यहाँ पर आला अधिकारी सारी रात यहाँ पर मौजूद रहे, उनकी निगरानी में यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की संयुक्त टीम यहाँ पर लगी हुई हो, लगातार बिना रुके बिना थके यहाँ पर इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय सबसे बड़ा टारगेट यही है कि जो जिंदगियां जो फंसी हुई उनको सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सके, यही सबसे बड़ा लक्ष्य है इस समय। उसी पर काम चल रहा है। जो 2 होल बनाए गए हैं, ड्रिल मशीन से लगातार काम किया जा रहा है। तकनीकी कुछ लोगों को यहाँ पे लगाया गया है कि किस तरीके से इसको, एक जो टीम होती है, विशेषज्ञों की टीम होती है, किस तरीके से छत को काट के अंदर किस तरीके से जाया जाए, उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। तो तकनीकी विशेषज्ञ भी यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम के साथ लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि उन जिंदगियों को सुरक्षित निकाला जा सके। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। और उसी का नतीजा हम देख सकते हैं कि यहाँ के तमाम आला अधिकारी सारी रात यहाँ पर बने रहे, उन्हीं की निगरानी में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है विकास, एक और सवाल यहाँ पर है, अभी कितने लोगों को वहाँ पर निकाल लिया गया है? जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी और कितने देर तक चलने वाला है, कौन से अंजाम तक पहुँचा है? और इसी के साथ विकास, इस पर भी जवाब दीजिएगा, क्या कुछ कहना है सुरक्षा कर्मचारियों का? क्या अभी और जो संख्या है सुरक्षा कर्मचारियों के, आला अधिकारियों की, वहाँ पर बढ़ा दी गई है स्थिति को देखते हुए? सबसे बड़ी जो तैयारी थी वो रेस्क्यू को, यहाँ पर पर्याप्त संख्या में जितनी जरूरत है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की ज्वाइंट टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। यहाँ पर तमाम यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक चलता रहे। हालांकि बारिश की कुछ बूंदें यहाँ पर हुई हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन बहुत ही धीमी बारिश है, उससे उस रेस्क्यू ऑपरेशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लगातार, आपने जैसा कि पूछा, मैंने बताया भी कि 14 लोगों को अब तक यहाँ से निकाला जा चुका है और 3 लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए अब काम किया जा रहा है। 3 लोगों अंदर होने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि उन 3 जिंदगियों को कैसे बचाया जा सके। ठीक है विकास, देखिए आप स्थिति को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे, लगातार अपडेट भी इस हादसे को लेकर दे रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है? अचानक से ये हादसा हो जाता है, कितने लोगों ने अपनों को खोया है और कितने लोग, तमाम जो लोग हैं वो इस हादसे में घायल हुए हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है? उन्हें कैसा एहसास हो रहा है? उनकी क्या कुछ मांग है सरकार से? विकास, देखिए इस पूरी घटना में सबसे बड़ी चीज यही है रेस्क्यू ऑपरेशन में कि इसमें हादसे में किसी को जिंदगी नहीं गंवानी पड़ी। अभी तक लोगों को सुरक्षित ही निकाला जा चुका है और सुरक्षित यहाँ से निकाल कर उनको सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। उनमें से एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक जिंदगियों को बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो जारी है। और लोगों का ये कहना है, बिल्डिंग कैसे गिरती है, क्या कुछ कारण थे, बिल्डिंग बनाने में क्या कुछ कमी थी, किस तरीके से निर्माण क्वालिटी खराब रही होगी, ये सब चीजें जांच का विषय है, वो जांच के बाद आएगा। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ी चीज यही है इस समय कि वो जो जिंदगियां फंसी हुई हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके, इसी पर काम किया जा रहा है।
चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए इस हादसे को लेकर, आने वाले समय में भी आपसे तमाम जो अपडेट हैं वो लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देश की मूलभूत शिक्षा को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए सामाजिक संस्थान ने एक निजी स्कूल में अपनी तरह का एक शिक्षक सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया, जहां 2 दिवसीय कार्यक्रम डॉक्टर सुनीता गांधी द्वारा विकसित एक विघटनकारी FLN शिक्षण LFA या सभी के लिए त्वरित सीखने के सिद्धांतों का उपयोग करके FLN परिणामों को बढ़ाने पर सरकारी स्कूल के शिक्षकों को व्यवहारिक सत्र प्रदान करता है। कार्यक्रम के पहले दिन राजधानी लखनऊ, उन्नाव और बाराबंकी जिलों के 200 सरकारी स्कूलों की भागीदारी देखी गई। PLM के माध्यम से या उसको व्यवहारिक रूप से, जिससे कि बच्चों को वह चीज़ें हमें जो समझ में आ जाए, तो इस उद्देश्य से CMS के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यह बहुत ही पुनीत का कार्य है और शैक्षणिक व्यवस्था में यह एक जो है क्रांतिकारी कदम होगा, जिससे कि हमारे अध्यापक और जो भी इस शैक्षिक जगत से जुड़ा हुआ है सबके लिए जो है एक पर्पज रहेगा, एक उद्देश्य रहेगा हमारे उन बच्चों के हितों को संरक्षित करने। महाराजगंज में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया। समिट में 120 से अधिक निवेशकों ने हिस्सा लेकर 1474 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे 9000 से भी अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। इन निवेशों में सबसे अधिक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 40% से अधिक निवेश की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने निवेशकों को AMUs हस्तांतरित किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। हर जिले में ये इस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं ताकि वहां पर इन्वेस्टर्स को एक मंच पर लाते हुए और इन्वेस्टर के लिए निवेश अनुकूल माहौल बनाया जाए और इन्वेस्टर्स के साथ 1-to-1 एक सेशन रखा जाए। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इन्वेस्टर समिट चल रहा है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि जो फरवरी में इन्वेस्टर समिट होना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना, उसमें सभी जिलों की भागीदारी हो, उसी के तहत आज महाराजगंज में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं अभी 1600 करोड़ का इंटेंट साइन हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से थोड़े समय में ही 16 से इंटेंट जारी हुआ, लगभग ये 3 से 4 हजार करोड़ का निवेश महाराजगंज में आने वाला है। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति आज 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगे संबोधित। शाम 7 बजे आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी में किया जाएगा संबोधन का प्रसारण। लखनऊ के वजीर हसन मार्ग पर कल शाम 5 मंजिला अपार्टमेंट ढह गया, जिससे फ्लैटों में मौजूद लोग मलबे में दब गए। हादसे में देर रात तक 14 लोगों को निकाला गया बाहर। राष्ट्रपति देश भर में आज मनाया जा रहा 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ने और प्रोत्साहित करने के लिए साल 2011 में हुई थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। भारत के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है ये खास दिन। और 29 जनवरी तक जारी रह सकता है बारिश और ओलावृष्टि का दौर। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में बारिश की रफ्तार और इसका दायरा और भी बढ़ सकता है। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।